नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी की रोकथाम में डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों के प्रयासों की सराहना की। कहा, रोगी का घर पर ही उपचार कराने से स्वास्थ्य प्रणाली पर बोझ कम होगा। केंद्र ने राज्यों से ब्लैक फंगस की रोकथाम की तैयारियों की समीक्षा करने को कहा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, भारत की समूची वयस्क आबादी को इस वर्ष के अंत तक कोविड रोधी टीका लगा दिया जाएगा। इंग्लैंड ने तीसरे बूस्टर डोज के लिए 7 कोरोना वैक्सीनों का परीक्षण शुरू किया। कर्नाटक सरकार ने लॉकडाउन की अवधि 7 जून तक बढ़ाई। रिजर्व बैंक ने 99,122 करोड़ रुपए की राशि अधिशेष के रूप में केंद्र सरकार को देने की मंजूरी दी और नेपाल की राष्ट्रपति ने संसद भंग की। 12 और 19 नवंबर को चुनाव कराने की घोषणा। समाचार प्रभात में फरहत नाज के साथ मैं चंद्रिका जोशी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और पहला टीका लगवा चुके 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी की रोकथाम में डॉक्टरों और अन्य चिकित्सा कर्मियों के प्रयासों की सराहना की है। हालांकि उन्होंने प्रयासों में संतुष्ट हो जाने के खिलाफ आगाह किया और ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए कोरोना से निपटने के लंबे संघर्ष में जुट जाने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में डॉक्टरों और अधिकारियों से बातचीत कर रहे थे। श्री मोदी ने कोविड प्रबंधन के लिए नया मंत्र दिया, जहां बीमार वहीं उपचार। प्रधानमंत्री ने कहा कि रोगी को घर पर ही उपचार सुलभ कराने से स्वास्थ्य प्रणाली पर पड़ने वाला बोझ कम होगा। उन्होंने कोविड प्रबंधन के लिए छोटे छोटे संक्रमण क्षेत्र बनाने और घर तक दवा पहुंचाने की पहल की सराहना की। श्री मोदी ने स्वास्थ्य कर्मियों से इस अभियान को ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक रूप देने का अनुरोध किया। महामारी के इस हमले को आपने काफी हद तक संभाला है, लेकिन अभी संतोष का समय नहीं है। हमें अभी एक लंबी लड़ाई लड़नी है। अभी हमें बनारस और पूर्वांचल के ग्रामीण इलाकों पर भी बहुत ध्यान देना है। और अब मंत्र हमारा क्या होगा? हर व्यवस्था के लिए, हर इकाई के लिए नया मंत्र यही है, जहां बीमार वहीं उपचार। ये हम भूले नहीं, जहां बीमार वहीं उपचार। जितनी हम उपचार उसके पास ले जाएंगे, उतना हमारी हेल्थ व्यवस्था पर दबाव बहुत कम होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर, प्रयोगशालाओं और ई-मार्केटिंग कंपनियों को साथ लाने की काशी कवच नामक सुविधा एक नवाचारी पहल है। ग्रामीण इलाकों में जितना हो सके उतना व्यापक करना है। डॉक्टर्स, लैब्स और ई-मार्केटिंग कंपनियों को एक साथ जोड़ करके काशी कवच नाम से टेली मेडिसिन की सुविधा की। ये भी काशी का बहुत इनोवेटिव प्रयोग है। इसका लाभ गांव-गांव में लोगों को मिले, इसके लिए विशेष जागरूकता अभियान भी चलाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने गांव में कोविड के प्रबंधन में आशा और एएनएम बहनों की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। श्री मोदी ने कहा कि दूसरी लहर के दौरान अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता सुरक्षित ढंग से लोगों की सेवा करने में सक्षम हैं, क्योंकि उन्हें पहले ही कोविड रोधी टीका लग चुका है। उन्होंने हर व्यक्ति से बारी आने पर टीका लेने का आग्रह किया। सेकंड वेव में हमने वैक्सीन की सुरक्षा को भी देखा है। वैक्सीन की सुरक्षा के चलते काफी हद तक हमारे फ्रंटलाइन वर्कर सुनिश्चित रहकर लोगों की सेवा कर पाए। यही सुरक्षा कवच आने वाले समय में हर व्यक्ति तक पहुंचेगा। हमें अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवानी है। कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई जैसे एक सामूहिक अभियान बन गई है,
वैसी ही वैक्सीनेशन को भी हमें सामूहिक जिम्मेदारी बनाना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में लागू की गई योजनाओं और अभियानों से कोरोना महामारी से निपटने में मदद मिली है। हमारे देश में पिछले कुछ वर्षों में जो योजनाएं बनी, जो अभियान चले, उसने कोरोना से लड़ने में काफी मदद की है। स्वच्छ भारत अभियान की वजह से बने शौचालय हो, आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा जो की गई वो भी इसमें लाभ करता रही है। उज्ज्वला योजना की वजह से मिले गैस सिलेंडर हो, जनधन बैंक खाते हो या फिर फिट इंडिया अभियान हो, पूरे विश्व में कोरोना के खिलाफ लड़ने में योग का भी महात्म्य प्रचलित हो रहा है। इन सभी ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लोगों की ताकत बहुत बढ़ाई है। प्रधानमंत्री ने ब्लैक फंगस की नई चुनौती के प्रति भी आगाह करते हुए कहा कि सभी एहतियाती उपायों का कड़ाई से पालन जरूरी है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से लोगों से जुड़े रहने और उन्हें आवश्यक मदद मुहैया कराने का आग्रह किया। श्री मोदी ने कोरोना के खिलाफ संघर्ष में मानव शक्ति के लगातार प्रशिक्षण पर भी बल दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ब्लैक फंगस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसकी रोकथाम की तैयारियों की समीक्षा करने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को लिखे पत्र में कोविड अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में ब्लैक फंगस का फैलाव रोकने के एहतियाती उपाय करने को कहा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अस्पताल संक्रमण नियंत्रण समिति गठित करने और एक नोडल अधिकारी की तैनाती करने को भी कहा है तथा अस्पतालों और स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में संक्रमण नियंत्रण कार्यक्रम लागू करने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों और रोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संक्रमण के फैलाव पर अंकुश लगाने के एहतियाती उपायों पर बल दिया है। केंद्रीय मंत्रालय ने स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में संक्रमण की रोकथाम के राष्ट्रीय दिशा निर्देश लागू करने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हर आवश्यक सहयोग का आश्वासन दिया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि ब्लैक फंगस रोगियों को आवश्यक उपचार उपलब्ध कराने के लिए व्यापक उपाय किए जा रहे हैं। आजकल ब्लैक फंगस के बारे में बहुत चर्चा है और इसके केसेस भी जो है देश में स्थान स्थान पर आ रहे हैं। सरकार के माध्यम से उसके संदर्भ में एक्सपर्ट्स के माध्यम से सभी संबंधित जानकारियां दी जा रही हैं। उसकी दवाई का प्रोडक्शन, उसकी उपलब्धता को भी रैंप अप करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, ड्रग कंट्रोलर, उनकी तरफ से भी विशेष प्रयास हो रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से भी ये आग्रह किया गया है कि स्टेट्स इसको नोटिफाइबल डिजीजेज के रूप में जो है इसकी जानकारी दें। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने मीडिया में चल रहे इन दावों को खारिज कर दिया है कि कच्चे भोजन के सेवन से ब्लैक फंगस की बीमारी होती है। उन्होंने इस रोग के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं में रोगियों को दी जाने वाली ऑक्सीजन की गुणवत्ता से जुड़े दावों को भी खारिज कर दिया है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि घर में पृथकवास में रहने वाले मरीजों में भी ये बीमारी देखी जा रही है जिन्हें मेडिकल ऑक्सीजन नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस पर नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय ब्लड शुगर पर नियंत्रण रखना, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिन्होंने स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इसे महामारी घोषित कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक समीक्षा बैठक के बाद कहा कि केंद्र सरकार के आदेश के अनुपालन में महामारी अधिनियम 1897 के तहत ब्लैक फंगस को कोविड की तरह महामारी घोषित किया जाना चाहिए। राज्य में अब तक ब्लैक फंगस संक्रमण के 150 से ज्यादा रोगी सामने आ चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके उपचार की दवाएं सभी जिलों में उपलब्ध होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने को कहा कि इसके उपचार की दवाओं की कालाबाजारी, जमाखोरी न हो। अपर सूचना मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने संवाददाताओं को बताया कि राज्य सरकार सभी संक्रमितों के समुचित उपचार के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह से प्रबंध कर रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया है। राज्य सरकार से जारी अधिसूचना में इसे 1 वर्ष के लिए महामारी घोषित किया गया है। हिमाचल प्रदेश में ब्लैक फंगस का पहला संक्रमण मिला है। हमीरपुर जिले की 52 वर्षीय महिला में इस महामारी की पुष्टि हुई है। महिला का इलाज आईजीएमसी शिमला में चल रहा है।
केंद्र सरकार ब्लैक फंगस रोग के इलाज के लिए फंगल रोधी दवा एम्फोटेरिसिन बी की आपूर्ति और उपलब्धता बढ़ाने के हर संभव उपाय कर रही है। देश में 5 अतिरिक्त निर्माताओं को ये दवा बनाने के लिए लाइसेंस दिया गया है, जबकि 5 मौजूदा निर्माताओं से उत्पादन तेजी से बढ़ाने को कहा गया है। पिछले महीने मौजूदा कंपनियों की उत्पादन क्षमता बहुत ही सीमित थी। सरकार के उपायों से घरेलू स्तर पर इस महीने एम्फोटेरिसिन बी की 1,63,000 शीशियां उपलब्ध होंगी। इसे अगले महीने बढ़ाकर 2,55,000 कर दिया जाएगा। देश में अब तक 19 करोड़ 32 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 97,37,000 से अधिक स्वास्थ्यकर्मियों को टीके की पहली डोज और 66,89,000 से अधिक को दूसरी डोज शामिल है। 1 करोड़ 48 लाख से अधिक अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को पहली डोज और 83 लाख से अधिक को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। मंत्रालय ने बताया कि 60 वर्ष से ऊपर के 5 करोड़ 63 लाख से अधिक लोगों को पहली डोज और 1 करोड़ 81 लाख से अधिक को दूसरी डोज लगाई गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 13,83,000 से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाया गया। इनमें से 12,05,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन की पहली डोज और 1,77,000 से अधिक को दूसरी डोज लगाई गई। मंत्रालय ने बताया कि 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 6,63,000 से अधिक लोगों ने कल टीके की पहली डोज ली। देश के 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल मिलाकर अब तक इस आयु वर्ग के 92,73,000 से अधिक लोगों को कोविड टीके की पहली डोज लग चुकी है। व्यापक टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण इस महीने की 1 तारीख से शुरू किया गया है। दिल्ली में कल 3,009 मरीजों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। राजधानी में कल 60,000 से ज्यादा लोग संक्रमण मुक्त हुए, जबकि 252 लोगों की इस महामारी से मौत हो गई। दिल्ली में अभी 35,683 लोगों का उपचार चल रहा है। दिल्ली सरकार ने बताया कि अब तक संक्रमित हुए कुल 14,12,000 में से 13,54,000 लोग कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। दिल्ली में कल 77,594 लोगों ने कोविड रोधी टीका लगवाया। अब तक राजधानी में 49 लाख से अधिक लोग कोविड का टीका लगा चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी की रोकथाम में डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों के प्रयासों की सराहना की। कहा, रोगी का घर पर ही उपचार कराने से स्वास्थ्य प्रणाली पर बोझ कम होगा। केंद्र ने राज्यों से ब्लैक फंगस की रोकथाम की तैयारियों की समीक्षा करने को कहा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, भारत की समूची वयस्क आबादी को इस वर्ष के अंत तक कोविड रोधी टीका लगा दिया जाएगा। ब्रिटेन ने तीसरे बूस्टर डोज के लिए 7 कोरोना वैक्सीनों का परीक्षण शुरू किया। कर्नाटक सरकार ने लॉकडाउन की अवधि 7 जून तक बढ़ाई। रिजर्व बैंक ने 99,122 करोड़ रुपए की राशि अधिशेष के रूप में केंद्र सरकार को देने की मंजूरी दी और नेपाल की राष्ट्रपति ने संसद भंग की। 12 और 19 नवंबर को चुनाव कराने की घोषणा की। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि इस वर्ष के अंत तक देश में पूरी वयस्क आबादी को कोविड रोधी टीका लगा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में वायरस के म्यूटेशन और बच्चों के लिए खतरे के अनुमानों के आधार पर देश में स्वास्थ्य सुविधाओं को उन्नत किया जा रहा है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि देश में अगस्त से दिसंबर के बीच 216 करोड़ वैक्सीन डोज उपलब्ध कराई जाएगी। जुलाई तक 51 करोड़ डोज उपलब्ध होगी। स्वास्थ्य मंत्री ने छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, पुद्दुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप में कल कोविड टीकाकरण की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने तथा संक्रमण के सभी मामलों को दर्ज करने को कहा गया है। We are in the very active process of helping various manufacturers of the vaccines, the new vaccines, to ramp up their production, to help them financially also in the development of their capacities. Between 16th of January and 31st of July, the country would have got 51 crore vaccines, and then between 1st of August to 31st of December, the country would have got almost 216 crore vaccine doses. ब्रिटेन 7 कोविड रोधी टीकों के बूस्टर डोज की प्रभावकारिता के आकलन के लिए नया नैदानिक परीक्षण शुरू करेगा।
ये परीक्षण ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, फाइजर बायोएनटेक, मॉडर्ना, नोवावैक्स, वॉनलेवा, जैनसेन और क्योरवैक कोविड वैक्सीनों का आकलन करेगा। को बूस्ट नाम के इस परीक्षण के जून में शुरू होने की संभावना है और इसमें सभी आयु वर्ग के 3,000 उन लोगों को शामिल किया जाएगा जिन्होंने दिसंबर या जनवरी में वैक्सीन की पहली डोज ले ली है। इस परीक्षण पर लगभग 1 करोड़ 93 लाख पाउंड खर्च होने की आशा है। ब्रिटेन सरकार का ये वहन करेगी। परीक्षण ब्रिटेन के 18 स्थलों पर किया जाएगा और वैक्सीन की आधी डोज का भी परीक्षण किया जाएगा। कर्नाटक सरकार ने लॉकडाउन 7 जून सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया है। इससे पहले कर्नाटक में जारी लॉकडाउन की समय सीमा 24 मई को समाप्त हो रही थी। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों और मंत्रियों के साथ बैठक के बाद लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने फैसला किया है कि सरकारी अस्पतालों में म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के मरीजों का निःशुल्क इलाज किया जाएगा। कर्नाटक सरकार आज से 18 से 44 वर्ष के लोगों का टीकाकरण फिर शुरू कर रही है। कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य सेवा कर्मचारियों को पहले टीका लगाया जाएगा। बिहार में कोविड संक्रमण में महत्वपूर्ण गिरावट आई है। राज्य में कल 5,159 रोगियों में संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि 10,152 मरीज उपचार के बाद ठीक हो गए। राज्य में संक्रमण से उबरने की दर 91% से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि राज्य में अभी 49,311 संक्रमितों का इलाज चल रहा है। बहुत स्पष्ट है कि कोरोना के संक्रमण का जो प्रभाव बढ़ रहा था वो अब घट रहा है और स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक और हमारे चिकित्सा कर्मियों ने सुदूर क्षेत्रों तक जाके इन सभी जगहों पे बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन किया, उसका परिणाम है। साथ ही जो लॉकडाउन हुआ उसके कारण जो लोगों का मिलना जुलना कम हुआ, लोगों का बाहर निकलना कम हुआ, उसका भी लाभ हमको मिला और आज निश्चित रूप से राज्य के अंदर देश के कई राज्यों से इस दूसरे दौर में बेहतर स्थिति है। मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल में कोरोना कर्फ्यू 31 मई तक बढ़ा दिया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। भोपाल क्राइसिस मैनेजमेंट टीम की बैठक में कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इसके पहले 24 मई तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना नियंत्रण बैठक की समीक्षा करते हुए कहा कि इस माह के अंत तक प्रदेश के सभी जिलों से कोरोना मामलों को खत्म किया जाए ताकि अगले माह से प्रदेश में जनजीवन सामान्य हो सके। राज्य में शुक्रवार को 4,384 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 79 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि 9,405 मरीज संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। छत्तीसगढ़ में कोविड संक्रमण की दूसरी लहर धीमी पड़ती दिखाई दे रही है। दैनिक संक्रमितों की संख्या 5,000 से कम हो गई है। राज्य में औसत संक्रमण दर 8% पर आ गई है। इस महामारी से जान गंवाने की संख्या में भी कमी आई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान के लिए रोजाना औसतन 65,000 सैंपलों की जांच की जा रही है। पिछले एक सप्ताह के दौरान 4,56,000 से अधिक सैंपलों की जांच की जा चुकी है। राज्य में टीकाकरण अभियान भी जोर शोर से जारी है। प्रदेश में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 6,66,000 से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है। राज्य के कुछ जिलों में कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए अस्पतालों में बच्चों के उपचार के लिए विशेष तैयारियां की जा रही हैं। दुर्ग जिले के कोविड अस्पताल में 25 बिस्तरों वाला चाइल्ड आईसीयू बनाया जा रहा है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की ऑक्सीजन आवश्यकता पूरी करने के लिए ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता योजना शुरू की है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस योजना के तहत ऑक्सीजन की आपूर्ति करने वाले उद्योग को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए राज्य में प्रतिदिन 3,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने कुछ प्रोत्साहनों की घोषणा की है। विदर्भ, मराठवाड़ा, धुले, नंदुरबार, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग क्षेत्रों में स्थापित इकाइयां अपने पात्र अचल पूंजी निवेश के 150% तक के प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगी और शेष महाराष्ट्र में स्थापित इकाइयां 100% तक के प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगी। सरकार कुल एसजीएसटी
सभी स्टैंप शुल्क, बिजली शुल्क का रिफंड देगी। साथ ही 5 साल के लिए बिजली सब्सिडी तथा 50 करोड़ रुपए तक के निश्चित पूंजी निवेश वाली MSME इकाइयों के लिए ब्याज सब्सिडी देगी। 30 जून से पहले आवेदन करने वालों को ही इस नीति का लाभ मिलेगा। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। लद्दाख में लेह और करगिल जिलों में कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। लेह में 14 दिन और करगिल में 7 दिन के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। लेह में DDMA अध्यक्ष श्रीकांत सुसे ने शनिवार और रविवार को सभी प्रकार की गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध की घोषणा की है। हालांकि सरकारी अधिकारियों और कई अन्य श्रेणियों को इस प्रतिबंध में छूट दी गई है। शनिवार से शुरू होने वाले 14 दिन के लॉकडाउन में सरकारी कार्यालयों में किसी भी सार्वजनिक कामकाज की अनुमति नहीं है। पूरे सप्ताह में सभी प्रकार की गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। पहले से जारी सभी तरह के गतिविधि पत्र रद्द कर दिए गए हैं और ऑनलाइन माध्यम से नए पास जारी किए जाएंगे। थोक विक्रेताओं को सुबह 5 से 8 बजे के बीच माल परिवहन की अनुमति है। आवश्यक दुकानें सुबह 7 से 11 बजे तक खुली रहेंगी। दूसरी ओर करगिल के DDMA अध्यक्ष संतोष सुखदेव ने 31 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने की घोषणा की है। हालांकि इस दौरान न्यूनतम श्रम शक्ति के साथ सभी प्रकार के विकास और निर्माण गतिविधियों की अनुमति होगी। लेह से रमेश चंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दुर्गा प्रसाद। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं की मदद के लिए कई संस्थाएं और लोग काम कर रहे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि धुले जिले में नर्सों ने फूड बैंक स्थापित किया है, जबकि नासिक में एक म्यूजिक ग्रुप अंतिम संस्कार स्थल के कर्मियों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था कर रहा है। कोरोना संकट में डॉक्टर, नर्स तथा अन्य कर्मचारी मरीजों की सेवा में लगातार जुटे हुए हैं, लेकिन महाराष्ट्र की धुले जिले की नर्सों ने समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का भी ध्यान रखा है और उनके लिए एक फूड बैंक स्थापित की है। इसके द्वारा वे घरेलू कामगारों को हफ्ता भर के लिए पर्याप्त किराना सामान उपलब्ध कराती है। इसके साथ ही उनको सैनिटरी पैड्स भी दिए जाते हैं। दूसरी तरफ नासिक में कार्यरत गढ़वत ढोल ग्रुप के सदस्य नासिक के 8 से 10 स्मशान भूमि के कर्मचारियों को उनके द्वारा 2 वक्त का खाना दिया जा रहा है। इस ग्रुप के सदस्य ने कहा कि पिछले 1.5 महीने में उन्होंने 26,000 से ज्यादा टिफिन वितरित किए हैं। धुले से नितिन जाधव एवं नासिक से संजय पाठक के साथ जीवन भावसार, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। रिजर्व बैंक ने अपने आरक्षित कोष से केंद्र सरकार को 99,122 करोड़ रुपए अधिशेष के रूप में अंतरित करने की मंजूरी दे दी है। आरबीआई ने आकस्मिक जोखिम कोष कुल पूंजी के 5.50% पर बनाए रखने का फैसला किया। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए केंद्रीय बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया। आरबीआई के अनुसार बोर्ड ने अपनी बैठक में वर्तमान आर्थिक स्थिति, वैश्विक और घरेलू चुनौतियों तथा कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए हाल के नीतिगत उपायों की समीक्षा की। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने संसद भंग कर दी है और कोरोना संक्रमण को देखते हुए नवंबर में चुनाव कराना तय किया है। राष्ट्रपति के आदेश में कहा गया है कि न तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और न ही विपक्षी नेता शेर बहादुर देउबा शुक्रवार की तय समय सीमा तक नई सरकार बनाने के लिए बहुमत साबित करने में सफल हो सके। कल रात जारी आदेश में कहा गया है कि राष्ट्रपति ने जनप्रतिनिधि सभा भंग कर दी और 12 नवंबर को चुनाव का पहला चरण और 19 नवंबर को दूसरा चरण कराने का निर्देश दिया। ताजा घटनाक्रम पर राजनीतिक दलों की तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए समाज एकजुट हो गया है। लोग हर तरीके से एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। 99 वर्षीय लांस नायक केशवलाल वर्मा ने कोविड की रोकथाम के लिए 1 लाख रुपए दान किए हैं। आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने कहा कि लोगों को इस बीमारी से नाउम्मीद नहीं होना है और सकारात्मक सोच बनाए रखनी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है, फरहत बताएं। जी चंद्रिका, जनसत्ता, लोकसत्य, नवभारत टाइम्स और अमर उजाला ने प्रधानमंत्री के कल डॉक्टरों से संवाद के दौरान हर व्यक्ति तक सुरक्षा कवच पहुंचाने का जिक्र करते हुए महामारी के दौरान जान गंवाने वाले लोगों के स्मरण के साथ ही भावुक हो जाने को प्रमुखता दी है। ब्लैक फंगस की नई चुनौती का जिक्र भी लगभग सभी अखबारों में विस्तार से किया गया है। अलग अलग राज्यों से इस संक्रमण से निपटने के उपाय करने के निर्देश पर भी अखबारों की नजर है। राष्ट्रीय सहारा ने कोरोना जांच में तेजी
तेजी और स्वस्थ होने की दर के साथ लिखा है, केस घट रहे हैं पर मौतें नहीं। हिन्दुस्तान और दैनिक ट्रिब्यून के पहले पन्ने की खबर है, अर्थव्यवस्था पर कोरोना के प्रकोप को कम करने के लिए रिजर्व बैंक ने बजट से सरकार को 99,000 करोड़ रुपए की राशि देना मंजूर किया। अखबारों ने कॉरपोरेट देनदारों के गारंटर से भी कर्ज वसूली करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सुर्खियों में दिया है। अमर उजाला लिखता है, सुप्रीम कोर्ट का 75 याचिकाओं पर फैसला, व्यक्तिगत गारंटर से कर्ज की वसूली होगी। पर्यावरणविद और पद्म विभूषण से सम्मानित सुंदर लाल बहुगुणा के कोरोना संक्रमण से निधन हो जाने की खबर लगभग सभी अखबारों ने मुखपृष्ठ पर लगभग सभी अखबारों ने दी है। जनसत्ता ने इसे एक युग का समापन बताते हुए लिखा है, नदियों को बचाने और पर्यावरण की रक्षा कर रहे लोगों के प्रेरणा स्रोत बने बहुगुणा कभी किसी सत्ता के सामने नहीं झुके। पृथ्वी को बचाने का उनका संदेश विश्व के अनेक देशों ने सराहा और सम्मानित किया। पंजाब के मोगा जिले में मिग 21 दुर्घटना में पायलट की मौत की खबर भी सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। यौन उत्पीड़न मामले में गोवा की सत्र अदालत द्वारा 7.5 साल बाद तरुण तेजपाल को बरी किए जाने की खबर भी अधिकांश अखबारों में है। दैनिक जागरण और कुछ अन्य अखबारों ने इस खबर को अहमियत दी है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से कहा, आदेश देते वक्त उसके अमल की संभावनाओं पर भी विचार किया जाना चाहिए। अमर उजाला की पहली सुर्खी है, शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट से कहा, ऐसे आदेश न दे जिनका पालन संभव न हो। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, दक्षिण पश्चिम मानसून अंडमान पहुंचा, अगले सप्ताह केरल पहुंचेगा। मौसम विभाग ने समुद्र में उथल पुथल के कारण 26 मई को ओडिशा और पश्चिम बंगाल तटों से चक्रवाती तूफान की आशंका को देखते हुए मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी की रोकथाम में डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों के प्रयासों की सराहना की। कहा, रोगी का घर पर ही उपचार कराने से स्वास्थ्य प्रणाली पर बोझ कम होगा। केंद्र ने राज्यों से ब्लैक फंगस की रोकथाम की तैयारियों की समीक्षा करने को कहा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, भारत की समूची वयस्क आबादी को इस वर्ष के अंत तक कोविड रोधी टीका लगा दिया जाएगा। ब्रिटेन तीसरे बूस्टर डोज के लिए 7 कोरोना वैक्सीनों का परीक्षण शुरू करेगा। कर्नाटक सरकार ने लॉकडाउन की अवधि 7 जून तक बढ़ा दी है। रिजर्व बैंक ने 99,122 करोड़ रुपए की राशि अधिशेष के रूप में केंद्र सरकार को देने की मंजूरी दी। और नेपाल की राष्ट्रपति ने संसद भंग की। 12 और 19 नवंबर को चुनाव कराने की घोषणा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।